काली घनी अंधेरी रात थी। हवा तेज और ठंडी चल रही थी। उस घर के आंगन में एक घना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी पेड़ के नीचे एक चारपाई पर सोनाली कुछ देर पहले ही सोई थी कि अचानक उसे किसी ने पुकारा। तुम सो रही हो सोनाली? आ जाओ मेरे पास। देखो हम सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी समर वेकेशन डे। सोनाली की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी नजर नीम के पेड़ पर गई, उसे घने अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी। सोनाली के हलक से चीख निकल गई। कविता, सोनाली, विवेक और सैंडी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। सैंडी मोबाइल में कोई न्यूज बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। बस कर सैंडी, अब क्या तू मोबाइल के अंदर घुस जाएगा? कविता सही कह रही है। हम सब यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और तू मोबाइल में लगा पड़ा है। मैं मोबाइल में उन इलाकों के बारे में पढ़ रहा था जहाँ पर लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? गर्मियों की छुट्टियों में तो लोग एंजॉय करते हैं, ना कि अपने घरों में डर की वजह से दुबक जाते हैं। तुम्हारा चौंकना स्वाभाविक है कविता, लेकिन सच ये भी है कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा भी है जहाँ लोग गर्मियों में डर की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसी क्या बात है? उस गांव का नाम बिछुआ गांव है। बिछुआ गांव के लोग डायन के डर की वजह से बाहर नहीं निकलते। बहुत साल पहले गर्मियों के दिन वहाँ के लोगों ने किसी निर्दोष औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया था। कहते हैं कि मरने के बाद वो सच में डायन बन गई और जब जब गर्मी का मौसम आता है वो डायन खुलेआम गांव में घूमने लगती है। What nonsense! ये क्या बकवास है? आज के जमाने में भी लोग इन बातों पर यकीन करते हैं। सोनाली ने सबकी ओर देखकर बोला, ये सही कह रहा है। ये जिस गांव की बात कर रहा है वहाँ मेरा ननिहाल है। What? बिछुआ गांव तुम्हारा ननिहाल है? हाँ सैंडी, मुझे याद है गर्मियों के दिनों में पूरे गांव में मातम जैसा माहौल होता था। ये क्या, तूने उस डाइन को अपनी आंखों से कभी देखा भी है? वो सब अंधविश्वासी लोग हैं। मैं इन बातों को नहीं मानती। तो फिर बात पक्की। हम सब इस बार समर वेकेशन तेरी नानी के घर पर ही मनाएंगे और सबके दिल से डर को निकाल कर इस अंधविश्वास को खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। और हमारी मुलाकात अगर डायन से हो जाती है तो हम उसे हैप्पी समर डे वेकेशन भी विश कर देंगे। हम अपनी इस ट्रिप का नाम भी यही रखेंगे, हैप्पी समर वेकेशन डे। अगले दिन कविता, सोनाली, सैंडी और विवेक कार में बिछुआ गांव के लिए रवाना हो गए। सब दोस्तों को सोनाली का ननिहाल बहुत पसंद आया। इसी तरह से उनके 3 दिन बीत गए। दोपहर के 12 बजे का वक्त था। कविता ने सोनाली और अपने दोस्तों से कहा, 3 दिन हो गए हैं, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। चलो ना आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तुम सही कह रही हो। हाँ, जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं चलो वो पूरा करते हैं। कि अचानक सोनाली की नानी ने उन सब से कहा, बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम लोग शहर के हो और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते हो। मैंने कल रात तुम्हारी बातें सुन ली थी। कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। क्या नानी, डायन वायन जैसा कुछ नहीं होता। जो कहानी हम बाप दादाओं के जमाने से सुनते चले आ रहे हैं वो कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। सोनाली ने अपनी नानी की बात को मजाक में उड़ा दिया और वो चारों घर के बाहर निकल गए। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। चलते चलते वो चारों खेतों में बहुत दूर तक निकल आए थे। उन्हें थकान महसूस होने लगी थी। हम लोग तो काफी दूर तक निकल आए हैं। वहाँ सामने एक पेड़ है, वहाँ जाकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सही बात है। अब मेरे पैरों में भी ताकत नहीं रही आगे चलने की। हमने तो सोचा था
कि जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर हमें कोई चुड़ैल या डायन पकड़ लेगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार सैंडी, ये गांव के लोग बड़े ही अंधविश्वासी होते हैं। सोनाली की नानी को ही देख लो, जब हम बाहर निकल रहे थे तब वो भी तमाम तरह की बातें करने लगी। हाँ, बोल रही थी कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम सबको मुसीबत का सामना करना पड़े। और उनके कहने का मतलब पता है क्या था? मतलब खेतों के अंदर ज्यादा मत घूमना। अचानक कविता के चेहरे पर किसी के बाल टकराए। उसकी नजर अपने आप पेड़ के ऊपर चली गई। पेड़ के ऊपर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई थी, जिसके लंबे बाल कविता के गाल से टकरा रहे थे। घने पेड़ के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। कविता चीखते हुए बोली, ये क्या बला है? कौन है वहाँ? ऊपर पेड़ पर देखो, इसके बाल कितने लंबे हैं। अचानक सफेद साड़ी वाली औरत उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा भयानक काला था। अचानक उस डायन ने अपने लंबे और पहने भेड़िए जैसे दांत उन दोनों की गर्दन में काट दिए। अगले ही पल बिल्कुल अंधेरा हो गया। मुझे बचाओ सोनाली, ये मुझे मार डालेगी, बचाओ मुझे, कौन है ये? अगले ही पल विवेक की चीख सन्नाटे को चीर गई। तीनों की लाशें पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दी गई। सोनाली का रो रो कर बुरा हाल था। सोनाली, मैंने तुमसे मना किया था ना बेटी, लेकिन तुम आजकल के बच्चे बड़े बुजुर्गों की बात मानते ही नहीं हो। अगर तुम मेरी बात मान जाती तो आज तुम्हारे तीनों दोस्त जिंदा होते। मेरे दोस्तों को उस डायन ने मेरी आंखों के सामने कच्चा चबा डाला। नानी, भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच गई, वरना आज तक उस डायन से कोई जिंदा नहीं बचा। मुझे लगा था कि ये सब कहानियां हैं नानी। ये कोई कहानी नहीं थी बेटी। बाबा जी को भी खबर लग गई है बेटी, वो आज रात तक आ जाएंगे। रोते रोते सोनाली आंगन में पेड़ के नीचे बिछी हुई चारपाई पर लेट गई। सोनाली की आंख लगी ही थी कि अचानक उसे किसी ने पुकारा। सोनाली की आंख खुल गई। आवाज पेड़ से आई थी। तब जैसे ही उसकी नजर पेड़ पर गई, उसे पेड़ पर चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सोनाली के हलक से चीख निकल गई। उसने देखा कि विवेक, सैंडी और कविता उसी डायन के पास बैठे उसे बुला रहे थे। उन सबके चेहरे उसी डायन जैसे भयानक थे। हमारे पास आओ सोनाली। हैप्पी समर वेकेशन डे। सोनाली चीखने लगी। उसकी नानी घबराती हुई उसके पास आई। क्या हुआ बेटी? नानी, वो देखो, मेरे सारे दोस्त उसी चुड़ैल के पास बैठे हुए हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने इस लड़की की बातें सुन ली है। ये झूठ नहीं बोल रही। वो डायन इसे भी लेने ही आई है और उस डायन का इतिहास बहुत पुराना है। वो लोगों को मारकर उसकी आत्मा को कैद कर लेती है। जो ये देख रही है वो मैं भी देख सकता हूँ। साधु ने सोनाली के गले में अभिमंत्रित धागा पहना दिया और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके एक गोल घेरा बनाया। उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़े, वो डायन उस गोल घेरे में आ गई। क्यों बुलाया मुझे? क्यों मारा तूने इन मासूम बच्चों को? आज तुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। कौन है तू और गर्मियों के दिनों में ही तू बाहर क्यों निकलती है और इंसानों को क्यों मारती है? डायन क्रोधित होते हुए साधु की ओर देखकर बोली, जानना चाहता है तो अपनी आंखें बंद कर, तुझे सब दिखाई दे जाएगा। डायन की बात सुनकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने कुछ दृश्य चलने लगे। एक बूढ़ी औरत काले वस्त्र पहने हुए आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रही थी कि तभी उसकी 20 वर्षीय बेटी राधा उस औरत से बोली, ये क्या माँ?
आप फिर से शुरू हो गई। कितनी बार कहा है आपसे कि ये सब कुछ छोड़ दीजिए। काला जादू करना बुरी बात होती है। आपको पता है कि आपकी वजह से मुझे गांव में कितनी बदनामी झेलनी पड़ती है। राधा की बात सुनकर उसकी माँ ने आंखें खोल ली और क्रोधित अवस्था में राधा की ओर देखकर बोली, कितनी बार कहा है तुम्हें कि जब मैं मंत्र पढ़ा करूं तो मुझे टोका मत करो। तुम नहीं जानती कि ये मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। आपको समझाते समझाते पिताजी इस संसार से चले गए, लेकिन बात आपके समझ में ही नहीं आई। अरे मैं अब जवान हो गई हूँ। बेटी जब जवान हो जाती है तो माँ को उसके हाथ पीले करने की चिंता सताए रहती है, और आप शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। तुझे काला जादू शक्ति का अंदाजा नहीं है बेटी। मैं तुझे अभी भी कहती हूँ, मुझसे काला जादू सीख ले। तू जिस पुरुष को पसंद करेगी वो स्वयं खिंचता हुआ तेरे पास चला आएगा। बकवास बंद कीजिए माँ। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी कुछ गांव के लोग वहां पर घुस गए और राधा की माँ को गुस्से से देखने लगे। देखते क्या हो, मेरी माँ ने तुम सबका अपने काले जादू की शक्ति से नुकसान किया है और बहुत से लोगों की जानें भी ली हैं। तुम सबको पूरा अधिकार है इन्हें इनके कुकर्मों की सजा देने का। इतना कहकर राधा वहां से बाहर चली गई। गांव वालों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी। अच्छा, तू गांव वालों को इसलिए मारती है क्योंकि तेरी बेटी ने तुझे धोखा दिया? तूने बिल्कुल सही कहा साधु। जिस वक्त गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाया, उससे कुछ देर पहले मैं जिन मंत्रों का जाप कर रही थी वो मंत्र अमर होने के थे, जो कि मेरी बेटी की वजह से अधूरे रह गए थे। लेकिन जितने मंत्र मैंने पढ़े थे उन मंत्रों की शक्ति से मैं सिर्फ गर्मियों में वापस आ सकती थी, क्योंकि जिस वक्त गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाया था वो गर्मी के ही दिन थे। तेरा ये मौत का खेल मैं आज समाप्त करके रहूंगा। इतना कहकर बाबा ने अभिमंत्रित पवित्र पानी उस डायन के ऊपर फेंक दिया। मैं वापस आऊंगी और इस लड़की को लेकर जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। कुछ ही देर बाद डायन हवा में विलीन हो गई